इस समय उन शेयरों पे बात होगी जो कि गूगल के में ट्रेंड कर रहे हैं, साथ ही साथ उन स्टॉक्स पे पर भी बातचीत होगी जो कि खबरों के चलते या तो बहुत तेज़ी दिखा रहे हैं या बहुत तेज़ गिरावट है। इसके अलावा हमारे चैट बॉक्स में जो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं उनमें से भी कुछ चुनिंदा शेयरों को लेने की कोशिश हमारी रहेगी। लेकिन शुरुआत करेंगे वेदांता के साथ। वेदांता पे अगर हम देखें आज के गूगल में ट्रेंड करता हुआ दिखाई देता हुआ 3.5% नीचे। सर मेटल में पेन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, हालांकि ये लग रहा था कहीं ना कहीं तो अब ये जो है तेज़ी थमती हुई दिखाई देगी। आपका व्यू अभी वेदांता को लेकर के क्या है? और इस बीच एक अपडेट भी है, हालांकि ये इनका फैमिली मैटर है। आपको बता दें कि अनिल अग्रवाल जी के जो सुपुत्र हैं अग्निवेश जी, उनका निधन की खबर अभी आई है थोड़ी देर पहले। बुधवार को निधन हुआ है उनका, न्यूयॉर्क में उनका निधन हुआ है। कहा जा रहा है कार्डियक अरेस्ट से उनका निधन हुआ, हालांकि आज पूरा मेटल पैक टूटा हुआ है तो वो एक अलग विषय है। लेकिन सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी वेदांता को लेकर के? अभी 3.5% के आसपास, 3.25% के आसपास की गिरावट। देखिए, एक ही झटके में पूरा मेटल पैक कवर कर देता हूँ। वेदांता हम पिछले 4 दिन से डिस्कस करते आ रहे हैं कि डेली, वीकली, मंथली मूविंग एवरेज से काफी एक्सटेंडेड है। वेदांता में प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, और अगर नहीं कर रहे हैं और नीचे का लिया हुआ है तो 597 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए। मैं प्रॉफिट बुकिंग के फेवर में ज्यादा हूं। अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं तो 597 का स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिए, उसके नीचे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग लंबी गहराएगी। हिंडाल्को में भी हमने सजेस्ट किया था 3 दिन से कि प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, यहाँ पे नीचे आ सकता है, या 936 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लीजिए। हिंडाल्को में भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 936 का आज सुबह ओपनिंग में कट गया है। अब इस पे क्लोजिंग बेसिस लेने की जरूरत नहीं है, इंट्राडे में ही एग्जिट कर लेना चाहिए। नेशनल एल्यूमिनियम भी पिछले 2 दिन से हम बता रहे हैं एटीआर एक्सटेंशन कैंडल्स क्लियरली विजिबल है, और जब भी एटीआर एक्सटेंशन कैंडल आती है लगभग 10 से 15% का पुल बैक आराम से आता है 20 या 50 डे मूविंग एवरेज तक। तो नेशनल एल्यूमिनियम में भी 333 का स्टॉप लॉस अब मेंटेन करना हो तो कीजिए, नहीं बेटर है प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लीजिए। हाई लाइकली है कि 20 डे मूविंग एवरेज 310 और 50 डे मूविंग एवरेज 290, इस जोन में नेशनल एल्यूमिनियम आते हुए दिखेगा। सेल मुझे कभी पसंद नहीं रहा है और सेल हमेशा अंडर परफॉर्मर भी रहा है, तो इसमें बाई की सलाह नहीं है। इस समय अगर कहीं बाइंग देखना है तो डिप्स पे टाटा स्टील बहुत बेहतरीन बनेगा। 176 172 की जोन में टाटा स्टील में बाइंग की जा सकती है। टाटा स्टील अभी भी करंट लेवल पे खरीदा जा सकता है, ये मानना है। अच्छा सर, अगर आप स्टील पे व्यू आपका थोड़ा पॉजिटिव है टाटा स्टील पे, तो सेल्स से क्या मतलब ये चलता नहीं है इस वजह से, या पीएसयू है इस वजह से? क्योंकि अभी तक मतलब स्टील के अंदर वैसी रैली नहीं रही जैसी कॉपर में रही, एल्युमिनियम में रही, बाकी जगहों पे रही, तो सेल से क्या नाराजगी सर? सेल से नाराजगी कुछ नहीं है सर। मैं मतलब कंपनी का नाम बाद में देखता हूँ, मैं चार्ट पहले देखता हूँ। अगर आप बाजू बाजू में 4 चार्ट लगाइए, और पिछले 8 महीने से हम नेशनल एल्यूमिनियम, हिंडाल्को, वेदांता, टाटा स्टील, एनएमडीसी स्टील, एनएमडीसी, ये सब रिकमेंड करते आ रहे हैं। सामने आप सेल का चार्ट लगा लीजिए, सेल हमेशा ही अंडर परफॉर्मर रहा है। ये सारे स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई के पास थे, जरा सी मार्केट रिकवरी में सेल अभी भी ऑल टाइम हाई से दूर था। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात है। रिलेटिव स्ट्रेंथ कभी, जैसे आप आईटी पैक में आएंगे तो विप्रो मुझे कभी नहीं पसंद है, जबकि आप ओवरऑल देखेंगे तो विप्रो ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए। सामने जब आप इन्फोसिस या टीसीएस रखेंगे तो फिर विप्रो के रिटर्न फीके पड़ जाते हैं, उनके रिटर्न ज्यादा अच्छे अट्रैक्टिव हो जाते हैं। तो वही चीज है, सेल आपको ऐसा नहीं कि नीचे चला जाएगा, सेल भी ऊपर जाएगा इनके साथ, मगर सेल कछुए की चाल चलेगा और ये चीते की तरह दौड़ जाएंगे। तो अल्टीमेटली जब मैं पैसा लगा रहा हूं तो मैं मैक्सिमम रिटर्न पाने की कोशिश करूंगा। आप पिछले 8 महीने का चार्ट देख लीजिए, सेल का रिटर्न देख लीजिए, हिंडाल्को, वेदांता, टाटा स्टील, एनएमडीसी, नेशनल एल्यूमिनियम, इनके रिटर्न देख लीजिए, जमीन आसमान का अंतर है। तो सेल ठीक है, अच्छा है, बट अंडर परफॉर्मर है। जब उसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ आ जाएगी और सबसे अच्छा दिखने लगेगा तो हम सेल रिकमेंड करने लगेंगे, बट अभी तो नहीं है रिलेटिव स्ट्रेंथ, तो अभी तो हम नहीं करेंगे। ठीक, ये बात है यहाँ पर। चलिए, बहुत अच्छी बात, ताकि क्लैरिटी मिलती रहे हर चीज़ पे जो है। सवाल हम पूछते रहेंगे सर से। सर, 2 छोटे छोटे शेयर आज थोड़ा सा चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल हैं। वो एक तो है ट्राइडेंट, जो कि 27-28 रुपये का शेयर है, करीब 6% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। और कैसे देख रहे हैं सर ये, मतलब इसको लेकर के, इस सेक्टर को लेकर लोगों को उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये सेक्टर उस तरीके से परफॉर्म कर नहीं पाया। अभी 28.50 का आज का इंट्राडे हाई है, 27.79 के आसपास ट्रेड करता हुआ ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? करंट लेवल पे कैसा लग रहा है आपको?
सर नाराज फूफा जब तक नहीं मानते हैं तब तक इस सेक्टर पे प्रेशर बना रहेगा, और नाराज फूफा मानने के लिए तैयार हो नहीं रहे हैं, रोज एक नई धमकी देते जा रहे हैं। अभी फिर वेनेजुला से उनको उठाने के बाद फिर उन्होंने इंडिया को धमकी दे दी। इंडिया उनके लिए फेवरेट पंचिंग बैग हो गया है कि अगर घर में छींक भी आ जाए तो इंडिया पे 10% टैरिफ लगा दो, अगर उनको दस्त भी लग जाए तो इंडिया पे 20% टैरिफ लगा दो। तो ऐसे अनप्रिडिक्टेबल आदमी के चक्कर में ये दिक्कतें बनी रहेंगी, और अभी एक ही साल उनको हुआ है तो अभी 3 साल और आपको ये झेलना ही है। हालांकि अब 1 साल में आदी हो चुके हैं हम भी और दुनिया भी कि उनका कोई भरोसा नहीं है। एक किसको अभी छोड़ा है उनने, उस पे भी सेम इल्जाम थे, मादुरो पे भी सेम इल्जाम थे, उसने तारीफ कर दी तो उसको सारी रिहाई मिल गई, और इनने जरा सी आंख दिखा दी तो इनको घर से उठा लिया गया। अनप्रिडिक्टेबल आदमी, उसकी वजह से सेक्टर अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। बट ट्राइडेंट पे मैं हमेशा बुलिश रहा हूँ। 27-26 की जोन मेजर सपोर्ट थी, वहां से बाउंस बैक कर रहा है। आज 1281% वॉल्यूम राइज है, ओपन लो की फॉर्मेशन है। मेजर रेजिस्टेंस जोन अप्रोच कर रहा है 28 रुपए 90 पैसे और 29 रुपए 77 पैसे, ये मेजर रेजिस्टेंस जोन है। अगर ये निकल जाती है तो फिर स्टॉक में इनहेरेंट स्ट्रेंथ आ जाएगी, 33 रुपए तक आराम से निकल जाएगा। तो ये दो लेवल बहुत क्लोजली वॉच कीजिए, 28.90 से लेके 29.77। यहाँ पे अगर कोई दिक्कत आई तो स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, इनको स्लाइस थ्रू कर दिया तो सीधा सीधा 33 रुपए मिल जाएगा। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और इसी के साथ एक और विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। अमित सुरेश जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। ओहो गजब, मतलब बाजार के अंदर लाल निशान हावी हो रहा है, आप पूरा एकदम रंगीन शर्ट पहन करके आए हैं, अद्भुत, बहुत शानदार। चलिए अब बाजार पर सर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि ये सेगमेंट हम बाद में जब अपलोड करते हैं तो कई बार बाजार की दिशा दशा सब बदल जाती है, लेकिन फिर भी बहुत संक्षिप्त में टिप्पणी। क्या ये मान के चलें कि ये कल जो उम्मीदें थी बाजार को लेकर के, आपकी जो टिप्पणी थी, अब बाजार उसके विपरीत दिशा में चल रहा है? नहीं विपुल जी, बाजार अभी भी अपने जोन पर ही है। मैंने कहा था कि 26,200 का आंकड़ा कटने के बाद वो तेजी ट्रिगर होगी, और ये कहा था कि 25,975 के नीचे की स्टेबिलिटी बाजार में डाउनफॉल को ट्रिगर करेगी। अभी तक बाजार दोनों रेंज को काट नहीं पाया है, और व्यू अभी भी इंटैक्ट है। 26,200 के कटने के बाद ही कोई फ्रेश लॉन्ग प्लान करना चाहिए, तभी ऊपर के ब्रेकआउट आएंगे। हो सकता है उसके बाद ही हमें प्री बजट रैली देखने को मिले। जब तक 26,200 नहीं कट रहा है विपुल जी, थोड़ा सा लॉन्ग टू शॉर्ट टर्म के लिहाज से जिनको पोजीशन बनानी है उनको थोड़ा होल्ड करना चाहिए, अग्रेसिव बाइंग नहीं करना चाहिए। 25,975 के नीचे कटने के बाद थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है, बाजार में और एक सेल ऑफ ट्रिगर होने की उम्मीद बन जाएगी। चलिए, ये बात है। अच्छा, ये भी संयोगी है कि आज के हमारे दोनों विशेष मेहमान जो है, एक अंशुल जैन, एक अमित जैन, तो दोनों जैन जो है एक साथ जो है हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है। चलिए जरा आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे यहाँ पर अंशुल जी। जरा एक और छोटा शेयर, आलोक इंडस्ट्रीज, हालांकि इसमें एक दिन की रैली रहती है, फिर मतलब एक महीने के लिए सो जाता है, लेकिन चूंकि ट्रेंड में है, चूंकि चल रहा है, तो डिस्कस करना जो है एक फ़र्ज़ है। आपका व्यू क्या है सर? 16.5-17 रुपये के आसपास ये शेयर सिर्फ इस वजह से बीच बीच में चलता है कि नहीं, ठीक है, लोगों को लगता नहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का हाथ है, तो फिर ये चलता है, फिर ठंडा होता है। क्या, कैसे देख रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं आलोक को आप? सो देखिए, मल्टीपल टेस्ट ऑफ मूविंग एवरेज हो चुका है, 50 डे मूविंग एवरेज फॉलिंग है। उसमें 16 अक्टूबर को एक बार टेस्ट हुआ था जिस दिन वॉल्यूम राइज था, फिर 23 अक्टूबर को हुआ। रिसेंटली 23 दिसंबर को 45 मिलियन का वॉल्यूम था, 1170% वॉल्यूम राइज, और आज फिर 423% वॉल्यूम राइज है 19 मिलियन का। बार बार 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है, लेकिन क्लोजिंग उसके नीचे आती है और नया लो बनाता है। बट 23 दिसंबर के बाद से हायर लो बना है और फिर एक अटेम्प्ट हुआ है। इवेंचुअली जब 1690, मतलब 50 डे मूविंग एवरेज 1660 पे है, आप 1680 पकड़ लीजिए, 1680 1690 के ऊपर टिकने लगता है तो फिर स्टॉक में वापस से ट्रेंड चेंज होने के, मतलब धीरे धीरे ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नेचर दिखने लगे हैं, इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम दिखने लगा है। इवेंचुअली जब 10, 20, 50 एक दूसरे के ऊपर आएंगे तब स्टॉक में एक वर्टिकल तेजी 30, 40, 50% की आती हुई दिखेगी। तो जो मूविंग एवरेज टर्निंग का फेज है उसमें इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम हमको चाहिए होता है, वो दिखना स्टार्ट हो गया है। तो धीरे धीरे जैसे मूविंग एवरेज टर्न होंगे तो प्रोबेबली 2-3 महीना समय लग सकता है, बट उसके बाद इसके अच्छे दिन आ जाएंगे। अब बात है। चलिए, बहुत लोग उम्मीद लगाए हुए हैं कि इसके भी अच्छे दिन आए, क्योंकि छोटे शेयरों पे थोड़ा सा लोगों का
खासतौर से रिटेलर्स का काफ़ी फोकस रहता है। अच्छा, एक चीज़ और बता दें कि ये सेगमेंट अब हम बहुत जल्दी जो है स्क्रीन पर, अभी प्रोड्यूसर साहब हमको कान में बताएंगे कितने बजे अपलोड हो रहा है, लेकिन तब तक जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए आप लोग। अगर कल, चलिए अपलोड हो चुका है ये जो है, देखिए अभी हम लोगों ने बातचीत की। कल से खुलेगा IPO, कितना मिलेगा लिस्टिंग गेन, जी हाँ, किस तरह से उम्मीदें यहाँ पर अप्लाई करना है नहीं करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए लिस्टिंग के बाद, इन तमाम चीज़ों को लेकर के अभी अंशुल जी से हमने बातचीत की है। आप भी अगर इस IPO में पैसे लगाने की सोच रहे हैं या मन आपने बनाया हुआ है, लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस छोटे से सेगमेंट में मिल जाएंगे। तो ये सेगमेंट हमारा अपलोड हो चुका है। अपनी टिप्पणियाँ अवश्य देते रहिएगा, बताइए कैसा लग रहा है आपको, कैसा लगा आपको हमारा ये खास सेगमेंट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए टाटा एलेक्सी। अमित सर आप देखिए ज़रा, मतलब चला अच्छा शुरू में, मतलब जो है कल अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया, आज सारी बढ़त जो है वो काफूर हो गई है। 3-3.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। बीते 4-5 दिनों में 9-10% की रैली के बाद अब ठंडा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस गिरावट में कुछ खरीदारी की गुंजाइश है या फिर क्या करना चाहिए सर? जिनके पास है वो क्या करें? विपुल जी, जिनके पास है उन्हें मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 5850 के ऊपर निकलता है तो ही कोई पॉसिबिलिटी बनेगी और इसके अपसाइड मोमेंटम ट्रिगर होने की, लेकिन चांसेस अभी मुझे कम लग रहे हैं। ये प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रह सकती है और हो सकता है बजाय ये गिरता गिरता 5550 और 5500 के आसपास गिर जाए। तो फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है, किसी के पास है तो उसको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 5800 रुपए के, 5820 के ऊपर के निकलता है तो उसके बाद एक तेजी ट्रिगर होने की संभावना बनेगी। विपुल जी, अगर डेली चार्ट देखते हैं, डेली चार्ट फ्रेम पे यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बन रही है। यहाँ से बढ़ने की उम्मीद कम है, लेकिन यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकता है या फिर यहाँ से गिर सकता है, तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए टाटा एलेक्सी पे। थोड़ा इंतजार करना चाहिए टाटा एलेक्सी को लेकर के। अच्छा, जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसमें कुछ एक चैट बॉक्स से भी सवाल हम लेते हैं और एक टिप्पणी जो है वो आई हुई है अंशुल जी आपके लिए, और M&M फाइनेंशियल को लेकर के। कल मोमेंटम था जो है, और हमारे एक दर्शक हैं अकाउंट्रॉनिक्स के नाम से, इन्होंने आईडी बनाई हुई है। आईडी बनाने में बड़ी मेहनत करते हैं लोग। कह रहे हैं अंशुल सर, M&M फाइनेंशियल में प्रॉफिट बुक नहीं किया, अभी लॉस में आ गया हूँ, सोचा था इतना नीचे नहीं आएगा, मैंने क्या गलती किया है, प्लीज़ थोड़ा सा मुझको समझा दीजिए। तो ये थोड़ा सा आपसे कुछ समझना चाह रहे हैं, इनका मतलब फोकस समझाने पर है, तो अगर आप इन्हें कुछ समझा सकें, कुछ ज्ञान दे सकें सर अकाउंट्रिक्स जी को, तो क्या टिप्पणी रहेगी आपकी M&M फाइनेंशियल? अंशुल जी बोल तो बहुत शानदार रहे, आप आवाज़ नहीं पहुंच पा रही हम तक, मुझे लगता है जी। सर, इनकी गलती ये है कि जब 589 वीक्स का बॉक्स का ब्रेकआउट हमने बताया था और 280 रुपए से बाइंग दी थी, फिर 316 के ऊपर ब्रेकआउट बाई कराया था 2 बार, उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसलिए लगाया जाता है कि जितनी आपको प्रॉफिट मिल गई है उसमें से बहुत ज्यादा आप वापस ना दे दें। तो जो 280 316 पे बाई किया था उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 387 रुपए था। 387 के नीचे आपको अपनी प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाना चाहिए था, जो कि 5 जनवरी को तोड़ा था। 5 जनवरी को 387 के नीचे क्लोज हुआ था, यानी ये स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग में आ रहा था और डिप दे रहा था। तो आपको 387 पे अपनी प्रॉफिट लॉक करके एग्जिट करना चाहिए था। डिप में प्रोबेबली 338 और 316 आ सकता है। जब 338 316 की जोन आए तो वहां पे वापस से फ्रेश बाइंग, जब बुलिश एविडेंस बनेगा तो हम दोबारा देंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं है। डीपर प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, वो आ रही है। 316 शायद रीटेस्ट होने जाएगा। ओवरऑल टारगेट अभी भी 700 रुपए का बना हुआ है, बट फर्स्ट लेग मूव कंप्लीट हुई है। याद कर लीजिए, हीरो मोटो का फर्स्ट लेग कंप्लीट होने के बाद 15-16 हफ्ते लग गए सेकंड मूव बनाने में। तो इतना टाइम वेस्ट करने की जगह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे एक बार बुक करके फिर शांति से बैठिए। कोई एक स्टॉक आपको करोड़पति नहीं बनाएगा। कोई एक स्टॉक करोड़पति नहीं बनाएगा। वाह, अच्छी बात कही सर, बात तो सही है बिल्कुल। सर जरा अमित जी आप देखिए जरा सीजी पावर में आज थोड़ी सी पावर आती हुई दिखाई दी है। 3.25% की मजबूती, इंट्राडे हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ। अच्छा, एक रिक्वेस्ट और रहेगी आप दोनों लोगों से, कहीं अगर आपको कोई ट्रेड अच्छा लग रहा है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो आप प्लीज़ जरा थोड़ा सा इशारा कर दीजिएगा, वो जो है अपॉर्चुनिटी हमारे दर्शकों से मिस ना हो। तो अमित सर आपसे पहले जरा सीजी पावर बताइए। 3.25% के आसपास की मजबूती, 657 का लेवल देखने को मिल रहा है।
पावर में थोड़ा थोड़ा करके दम दिखाने की कोशिश तो आ रही है। बीच में PSU कुछ चले, जैसे SJVN 2 दिन 3 दिन चल के फिर ठंडा हो गया, लेकिन अभी वो कन्विक्शन नहीं आ रहा है। आज CG पावर चल रहा है, आपका व्यू क्या है? विपुल जी, CG पावर मुझे लगता है अभी एक और डिप देना बाकी है। अभी अभी इसने लो टेस्ट किया 633 रुपए के आसपास का। एक बार ये लो ब्रेक हो गए 625 रुपए के आसपास की अपॉर्चुनिटी देगा। 625 रुपए के आसपास लिया जा सकता है 670 और 700 685 के टारगेट के लिए। लेकिन यहाँ पर लेना रिस्क रिवॉर्ड जमेगा नहीं, तो उससे बेटर ये है कि आप इसको प्लान करिए 622 625 के आसपास लेने का। 599 का स्टॉप लॉस होगा, वो टाइम पर आप 670 रुपए के लिए बाय पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस में खरीदारी करने की सलाह कम है। नीचे आने के लिए बाजार से निगोशिएट करिए। नीचे आता है 625 620 के आसपास, इस पर लीजिए। 599 के स्टॉप लॉस है, वहां से रिस्क रिवॉर्ड भी बेटर रहेगा और बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी। बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी, ये बात है CG पावर को लेकर के। चलिए, इस बीच एक और शेयर पे ज़रा राय जानना चाहेंगे आपसे। अभी तक आपसे तो खैर किसी शेयर पे बात नहीं हुई है, लेकिन इस पर अब जरा राय जानना चाहेंगे। बहुत लोगों का इंटरेस्ट जगा है सर ये ग्रो को लेकर के, और व्यूज़ जो है वो डिवाइडेड है। कुछ लोगों को अंशुल जी ये लगता है कि थोड़ा महंगा है ये और इससे दूरी बना करके चलनी चाहिए। बहुत लोग ये लग रहे हैं कि नहीं, 40-50 140 50 55 के आसपास भी खरीदा जा सकता है और ये 230 240 तक जा सकता है। आप किस पक्ष में हैं? और अभी 164 के आसपास जो लोग नहीं खरीदे हैं, क्या उनके लिए कोई खरीदने की गुंजाइश है? और जो लोग थोड़ा ऊपर की तरफ, जो 180 के आसपास लिया जिन्होंने, जब वो 200 की रैली दिखा रहा था, उनके लिए क्या अभी वेट करना चाहिए, एवरेज करना चाहिए? उनके लिए क्या सलाह रहेगी? तो देखिए, सस्ता महंगा ये मतलब डिबेटेबल इशू है, क्योंकि फंडामेंटल एनालिस्ट का पहले तो मेरे को ज्ञान नहीं है बहुत ज्यादा, दूसरा एक डिबेटेबल इशू है। तो मैं जिसमें एक्सपर्टीज रखता हूं मैं उसी के साथ जाऊंगा, वो है टेक्निकल्स। 30 दिन का कपनाइडल पैटर्न बना है, जिसको हम IPO बेस कह सकते हैं। इसका ब्रेकआउट 166 के ऊपर बनेगा। अगर ग्रो 166 निकलता है तो हम अपने क्लाइंट्स को बाई सजेस्ट करेंगे। 154 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट पहला 179.50 का रहेगा, और 179.50 निकलता है तो फिर 193.80 तक का टारगेट रहेगा। बट 166 के निकलने पे ही बाई करेंगे और 154.50 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस लगा के ही बाई करेंगे। तो स्टॉप लॉस और टारगेट का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए जो है। अच्छा, ये जो आपका मतलब क्या कहें, बड़प्पन कहें, क्या कहें, मतलब फंडामेंटल की जानकारी नहीं, मतलब तमाम जगहों पे जा करके इतने सारे IPOs को आप खंगाल रहे हैं और उसके बाद से मुस्कुरा करके आप कह रहे हैं कि फंडामेंटल की जानकारी नहीं है। ये तो मानने को दिल कोई मानेगा नहीं, लेकिन खैर ठीक है। तो अभी के लिए सर मतलब स्टॉप लॉस के साथ बाई कर सकते हैं, ये कह रहे हैं ना? 166 निकलने के बाद, 166 निकलने के बाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक जो है अगली कंपनी पे जरा बातचीत कर लेते हैं। आज जो है अच्छा मोमेंटम सोलर इंडस्ट्रीज, हालांकि बहुत महंगा शेयर है, टिकट साइज का ज़्यादा है। हमारे बहुत सारे रिटेलर्स दर्शक जो हैं उनके बजट में होगा नहीं, लेकिन फिर भी ट्रेंड में है तो डिस्कस कर लेते हैं। सोलर इंडस्ट्रीज, जरा एक व्यू दीजिए सर, जरा अमित सर। 13,583 पे ट्रेड करता हुआ, क्या व्यू ले रहे हैं आप अभी? 13,600, हाँ 13,586 के आसपास चल रहा है सर। अभी इसमें मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है 14,100 के आसपास तक का। करंट मार्केट प्राइस में तो लेना सलाह नहीं दूंगा मैं, लेकिन हाँ 13,000 के आसपास मिलता है तो लेना चाहिए 14,100 के टारगेट के लिए। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठता विपुल जी, लेकिन हाँ 13,300 13,000 की रेंज पे मिले तो वहां पर 14,000 रुपए के लिए बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होगा 13,000, इसका स्टॉप लॉस होगा 12,900 का। तो 13,300 के आसपास लीजिए, 12,900 के स्टॉप लॉस है, 14,100 के टारगेट के लिए। करंट अगर किसी के पास लिया हुआ है, होल्ड कर रहे हैं, तो 14,000 और 14,100 के आसपास प्रॉफिट ले लीजिए। ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, इस पर रखें आप ध्यान। इसके अलावा जो है हमारे एक दर्शक की टिप्पणी आई, लेकिन उस पर आपकी टिप्पणी लेंगे सर, और या फिर हमारे सवाल के साथ ही ले लीजिए। ये ट्रेंड में तो नहीं है, पर ये हमारे जो चैट बॉक्स है उसके ट्रेंड में लगातार चल रहा है सर। आपके पास भी काफ़ी, आपने भी कवर किया होगा। वोडाफोन को लेकर के बड़ी क्वेरीज देखने को मिली और बहुत जो है ये साल में, ये साल या फिर पिछले साल से ही काफ़ी सारी अपडेट्स यहाँ पर लगातार आती रही हैं और उसके चलते काफ़ी वोलेटाइल भी रहा है। बड़ी संख्या में रिटेलर्स इसमें हैं। आपका व्यू क्या बन रहा है? ये 11.5 रुपये के आसपास कैसा लग रहा है आपको, और अभी क्या करना चाहिए? बीते एक महीने में 11-12% की रैली रही और अभी 1 हफ्ते पहले तो आपने देखा ही किस तरह की वोलेटिलिटी एक दिन के अंदर आती हुई दिखाई दी। अभी क्या व्यू दे रहे हैं आप दर्शकों को?
क्लाइंट्स को जी? सर देखिए, वोडाफोन आइडिया हम जनरली रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि आप शेयर होल्डिंग पैटर्न वोडाफोन आइडिया का देखिए तो एफआईआई डीआईआई बहुत तेजी से घटे हैं, रिटेल इन्वेस्टर बहुत तेजी से बढ़ा है। तो शेयर में सेक्युलर बुल रन तभी बनता है जब एफआईआई डीआईआई की बाइंग होती है, ना कि रिटेल की बाइंग। रिटेल की बाइंग टॉप पे हमेशा हाईएस्ट होती है और उसके बाद जब गिरावट आती है तो बढ़ती जाती है। इसीलिए मैं हमेशा अपनी वॉच लिस्ट में शेयर भी वही सेलेक्ट करता हूँ जहाँ एफआईआई या डीआईआई या इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहे हो। तो ये वोडाफोन आइडिया में नहीं होता है। मंथली पे एक ऑर्डर ब्लॉक 13 रुपए 20 पैसे पे है, वहां तक जा सकता है। डिप पे 10.47 मेजर सपोर्ट है जहां पे ब्रेकआउट आया है, तो 10.47 पे डिप मिलती है। आप एक बार लॉन्ग ट्राई कर सकते हैं 13 रुपए 20 पैसे के लिए। बट वोडाफोन और ये एडीएजी ग्रुप, जेपी ग्रुप, ये स्टॉक्स मेरी लिस्ट में कभी नहीं रहते हैं। अच्छा, हाँ, एडीएजी से भी नहीं रहते हैं, ये बात सही कही, मुझे याद आ गई बात आपकी। हाँ, इस बीच हमारा एक पोल भी चल रहा है, लगातार चल रहा है हमारे चैट बॉक्स के अंदर, और बड़ी मतलब एक मिली जुली तो नहीं कहेंगे, हाँ मतलब ऐसा नहीं कि एक तरफा हो। सवाल ये है कि आज कहाँ होगी निफ्टी की क्लोजिंग? 26,000 के नीचे, 26,050 के नीचे, ये कहने वाले 28% लोग हैं। अभी जो वोटिंग में अभी तक के रिजल्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं। दूसरे नंबर पे हैं 26% लोग कह रहे हैं 26,050 और 26,100 के बीच होगी, और तीसरे नंबर पर 25% है, यानी सिर्फ 1% का अंतर है, जो कि मान रहे हैं कि 26,100 के ऊपर की क्लोजिंग भी हो सकती है। 21% लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि 26,000 के नीचे की भी क्लोजिंग हो सकती है। तो ये मानने वालों की संख्या कम है, लेकिन अंतर बहुत कम कम है, 28, 26, 25, 22। तो एक तरीके से जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो भी थोड़े से कन्फ्यूज़न में हैं कि अभी क्या किया जाए। चलिए, इस बीच जो है अगले ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे बातचीत कर लेते हैं। सर, जरा कल्याण ज्वेलर्स पे कल भी हम लोगों ने काफ़ी जेम्स एंड ज्वेलरी शेयरों पे बातचीत की थी। आज भी गूगल के ट्रेंड में शामिल है कल्याण ज्वेलर्स। क्या करना चाहिए अमित सर, जरा देखिए अभी करंट लेवल पे क्या कोई अपॉर्चुनिटी है? आज तो प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई दिखाई दे रही है कल की तेज़ी के बाद। कैसा लग रहा है 516-17 पे? 516-17 पे तो नहीं लेना चाहिए, एक बार डिप मिल सकता है इसमें विपुल जी। 512 रुपए में अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, अगर ये तोड़ देता है तो बाजार अपना टेक्निकल सेटअप खराब कर लेगा, और हो सकता है फिर अभी जो जहां पर 488 के आसपास इसने एक्यूमुलेट किया था काफी टाइम तक, वहां तक गिरता हुआ मिले। किसी के पास बाय है तो 510 रुपए के नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करे। प्रॉफिट बुकिंग अपॉर्चुनिटी 522 के आसपास ले ले। 522 के ऊपर निकलता है, रुकता है, टिकता है तो और उम्मीद बनाएगा बाजार ऊपर जाने की। लेकिन अगर किसी के पास है तो उसको 520, 521 के आसपास एक बार मुनाफा ले लेना चाहिए। 512 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 512 का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो 485 के आसपास वापस से बाय एंट्री प्लान करनी चाहिए। ठीक सर। इस बीच गोलू जी ने हमें धनराशि भेजी है 100 रुपये की, और इनका सवाल ले लेते हैं। और ये सवाल अंशुल जी आपके लिए है। 2 शेयर हैं सर, दोनों बैंक के ही हैं। एक तो इन्होंने पीएनबी ले रखा है 272 शेयर 113 पर, और पीएनबी के शेयर हैं। और दूसरा यस बैंक। यस बैंक पे स्टोरीज बहुत बनी, शेयर वैसा नहीं चला जैसी कि चलने की उम्मीदें थी। क्या व्यू है सर दोनों पे आपका? पीएनबी भी बाकी पीएसयू बैंक की रैली के मुकाबले कम चला है, और दूसरा यस बैंक है इनके पास, हालांकि प्रॉफिट में है दोनों में ये। क्या व्यू लग रहा है अभी भी? क्या करंट लेवल पे जो लोग नहीं लिए हैं इनमें से कहीं पर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी? और गोलू जी के लिए भी रहा है। देखिए, यस बैंक पे बना है वीकली चार्ट पे कप हैंडल, और ये हो चुका है 66 वीक्स का कप हैंडल बना है। अगर 23 रुपए 50 पैसा निकला तो 27-20 तक का टारगेट आपको आराम से मिलेगा, और मंथली पे ऑलमोस्ट ये थर्ड इनसाइड बार है। तो 23-20, 23-50 ये जोन निकलना बहुत जरूरी है। निकलती है तो 27-20 तक का टारगेट बनेगा। नए प्रमोटर और नए वो जापानीज वाले आने के बाद शायद इनके दिन फिर जाएं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये भी जायसवाल निको की तरह एक टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है। पीएनबी अगेन वही सेल वर्सेस बाकी मेटल काउंटर्स। पीएनबी थोड़ा सा लेगार्ड काइंड ऑफ काउंटर है, बट 74 वीक्स का कप हैंडल पैटर्न है। 126-128 निकलता है तो फिर आपको 170-75 तक की अपसाइड मिल सकती है। क्या मैं ये ब्रेकआउट खरीदता? मेरा जवाब बिल्कुल ना होता, क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं है तो मैं इसको नहीं खरीदता। सामने मैं आपको 2 बैंक बता दे रहा हूं जहां पे अगर बैंक में ही पैसा कमाना है तो आप देख लीजिए। यूनियन बैंक 422 हफ्ते का कप हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट 154 रुपए के आसपास बन रहा है। डिप पे कहीं भी 158-154 मिल जाए
तो 148 के स्टॉप लॉस से यूनियन बैंक बाई किया जा सकता है। धीरे 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 करके ये स्टॉक स्लो एंड स्टडी अगले 1 सवा साल में अगर